हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास शुरू करने से पहले एक जोश भरी शायरी आपके लिए। जोश भरे शब्द। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये, मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। एक ऐसे इंसान के शब्द हैं जो ये कहता है कि मेरी मंजिल मुझे ही पता है ना। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। खुद से जो वादा करते हैं ना, वो कभी के नहीं हारते। दूसरों से किए हुए वादे टूट जाते हैं, लेकिन खुद से किए हुए वादे कभी नहीं टूटते, याद रखना, ठीक है ना। ओके, तो हमें अपने इरादों में जान रखनी है। मैं हर क्लास में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन वाली चीज़ें बोल रहा हूँ। उम्मीद है इनसे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जोश ज़रूर आता होगा, और नहीं आता है तो इसका मतलब आप अंदर से बिल्कुल ही मर चुके हैं। आपको अंदर से जोश लाना चाहिए। अगर आप रियली सक्सेस के नज़दीक जाना चाहते हैं तो आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे और अंदर से जोश पैदा करना पड़ेगा। तो चलिए, खैर इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया क्लास। फाइनल अकाउंट चैप्टर हमारा चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ 2-3 छोटे छोटे एडजस्टमेंट बताऊं, और फिर उसके बाद मैं फाइनल अकाउंट का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा विद 6 to 7 एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद हम इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एंड करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करें। देखिए, आपको याद होगा जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ने शुरू किए और एडजस्टमेंट स्पेशली शुरू किए, तो मैंने कहा था एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट है रेक्टिफिकेशन की एक स्टेज। कौन सी स्टेज? यू रिमेंबर दैट जब हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा तो वहाँ पे 3 स्टेजेस पढ़ी थी। कौन सी थी, याद है? पहला था बिफोर ट्रायल बैलेंस, हाँ। सेकेंड वॉज रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और थर्ड वन वॉज रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट। और मैंने कहा था कि ये जो फाइनल अकाउंट है, यानी जो एडजस्टमेंट है, ये आपके रेक्टिफिकेशन की एक स्टेज है। कोई बता सकता वो रेक्टिफिकेशन की कौन सी स्टेज है? अब तो पूरा चैप्टर लगभग खत्म होने पे आ रहा है। कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक कि कौन सी स्टेज है? ये स्टेज है जी, बिल्कुल सही पहचाना। रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मीन्स आपने इन एरर को रेक्टिफाई नहीं किया। अब इन एरर की कोई लिमिट तो होती नहीं। मैंने आपको ख्याल से 12-15 कभी एडजस्टमेंट डिस्कस किए जो कि कॉमनली आस्क होते हैं और आप 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इनको। अब आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपका फाइनल अकाउंट का बिल्कुल डर निकाल देगा। देखिए, आज के कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट, इनको मैं कह सकता हूं जनरल एडजस्टमेंट। क्या नाम दे दें इनको? नाम दे देते हैं बच्चों जनरल एडजस्टमेंट्स। जनरल एडजस्टमेंट मतलब कि जो किसी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जो आपका पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग हैं। जैसे एक पहला एडजस्टमेंट लेते हैं हम लोग। आप लोग इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना। फर्नीचर परचेज्ड, प्लीज नोट डाउन, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रोहन रुपीज 10,000। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रोहन रुपीज 10,000 was wrongly recorded as ordinary purchases। आपने रोहन से फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेज वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेजेस। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ बेटा, क्या बनेगी? आपने बहुत रेक्टिफिकेशन पढ़ा है। हाँ जी, बोलो। जी हाँ, एकदम सही कहा। क्या बनेगी बेटा? हाँ, एकदम सही बेटा, एकदम परफेक्ट। आप लोग सीख गए हो यार। आप सब जानते हो। क्या पढ़ाऊँ आपको सब कुछ तो आता है। बहुत शुभ दिन है बेटे आज। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब देखो, ये एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है। अब अगर ये एडजस्टमेंट है और हमसे कहा जाता है इसको ट्रायल पे इफेक्ट देना है, इसको फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट देना है, तो आप सोचिए इसको हम कहाँ ले जाएं, इसको कैसे इफेक्ट दें। इस एंट्री में कितने अकाउंट का नाम है हम सबको मालूम है। दिस एंट्री हैज़ 2 अकाउंट्स, फर्नीचर एंड परचेज। अच्छा, ये देखो, फर्नीचर का नेचर क्या होता है? डेबिट, है ना। और
परचेस का नेचर भी होता है डेबिट। आप ये देखिए आपकी एंट्री में फर्नीचर डेबिट हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करिए तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? पहला अकाउंट क्या नाम है? फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट होता है और डेबिट कर रहे हो मतलब आप बैलेंस शीट में जाकर इसको फर्नीचर में ऐड कर दोगे। यस और नो, है ना भाई? और परचेस क्रेडिट हुआ। परचेस का नेचर क्या होता है? हम सबको पता है परचेस का नेचर होता है डेबिट और एंट्री बोल रही है क्रेडिट। अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं मतलब हम कम कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे? हम परचेस में से इसको माइनस कर देंगे। बहुत आसान है। अब आप ये समझो ना कि अगर आपको जैसे 10 एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, 5 एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, उसके नीचे एक ये वाली एंट्री भी आ जाए, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पीपेड दिस, पीपेड दैट, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, ये सब दिया है, साथ में ये भी दिया है। कर सकते हैं नहीं? आप कहोगे यस सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना भाई? नेक्स्ट लो, वेजेस पेड। wages paid for installation of machinery। क्या लिखा मैंने? wages paid for installation of machinery rupees 1 lakh was wrongly debited to wages account। क्या है ये एडजस्टमेंट? मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए 1 लाख की वेजेस पी की गई। हम सबको पता है कि मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए कोई भी खर्चा किया जाए सो हम क्या करते हैं, उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस वेजेस को मशीनरी में ऐड कर देना चाहिए, है ना? लेकिन अभी क्या हुआ देखो, हमने गलती से उसको वेजेस में डेबिट कर दिया। सो प्यारे बच्चों जल्दी से सोचो कि इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी भाई? हाँ जी हाँ, पहचानो भाई, बिल्कुल सही कहा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब इसका अगर आपको एडजस्टमेंट कहा जाए तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली मशीनरी का नाम आया है, मशीनरी डेबिट होती है, एंट्री भी कह रही है डेबिट, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? मशीनरी में ऐड कर देंगे। और हमें पता है कि वेजेस का नेचर डेबिट होता है और एंट्री बोल रही है क्रेडिट, तो क्या करें? बोलो क्या करेंगे? हाँ, वेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं एंट्री में, तो मतलब वेजेस में से माइनस कर देंगे। वेजेस कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और मशीनरी कहाँ आता है? एसेट में। तो क्या करेंगे? मशीनरी में ऐड करेंगे और वेजेस में से माइनस करेंगे। इज इट क्लियर? आप एक बात समझ लो, कैसा भी कठिन से कठिन एडजस्टमेंट आ जाए दोस्तों, आपको केवल एक काम करना है, आपको जस्ट पास द एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप यकीन मानिए एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका यूं सॉल्व हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, जागते हैं? जागते रहो। चलो एक और लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे। ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम debtor। ₹10,000 received from debtor was wrongly credited to creditors account। डेटर से 10,000 रुपये मिले, उसको गलती से क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर अकाउंट में। दोस्तों क्या आप इसकी एंट्री बना सकते हैं? भाई डेटर से कैश मिला तो राइट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। और वो क्या कहते हैं? व्हाट ही हैज डन, उन्होंने गलती से क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किसे करना था? हाँ जी, डेटर को। क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर को, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? बोलो भाई, एकदम से ही कहा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
अब आप इस एंट्री का इफेक्ट सोच लो, क्या होगा इसका इफेक्ट, लगाइए दिमाग। हाँ, आपके एंट्री में कितने अकाउंट्स के नाम आए? 2। कौन कौन से? एक क्रेडिटर और एक डेटर। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है ना, और डेटर हमारी एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है। आप ध्यान से सोचिए, आप क्रेडिटर को एंट्री में डेबिट कर रहे हो, क्रेडिटर को एंट्री में डेबिट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको अपनी बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर हैं उनमें से माइनस कर देंगे, है ना। और डेटर भी अपोजिट जा रहा है, डेटर डेबिट होता है, आपकी एंट्री कर रही है क्रेडिट, तो इसका मतलब हम अपोजिट जा रहे हैं, मतलब डेटर्स को भी माइनस करना है। तो अब आप खुद सोच के देखिए, डेटर और क्रेडिटर दोनों बैलेंस शीट में हैं, एक एसेट में है और एक लायबिलिटी में है, दोनों तरफ से आपने 10,000 माइनस किए। आप खुद सोचिए आपकी बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं होगी? आप कहोगे होगी, ऑलवेज या कभी कभी। अब एक बात पूछनी है आपसे, अगर आप ये 3 एंट्रीज करके इनका एडजस्टमेंट करें, आपके फाइनल अकाउंट यानी बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं? आप कहेंगे होगी। मैं पूछता हूं ऑलवेज या कभी कभी? आप कहोगे ऑलवेज। अब ये एक बात बताओ, ऐसे 3 की जगह 30 आ जाएं, आप कर सकते हो या नहीं? आप कहोगे यस। 300 आ जाएं, कर सकते हैं? यस। 3000 आ जाएं, आप कहोगे यस। सो दोस्तों, अगर आप ये कर सकते हो तो मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने भी ये फाइनल अकाउंट की क्लासेस देखी हैं, उनमें से हर बच्चा एक बार में ये क्वेश्चन टैली करके आएगा, और सीए इंस्टीट्यूट कैसा भी क्वेश्चन बना ले, आप करके आ जाओगे, गारंटी है। वो अपना पूरा जोर लगा ले भाई साहब। और आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं, लेट सपोज एग्जाम में 10 एडजस्टमेंट्स दिए हैं, 10 में से 9 आपको आते हैं, एक नहीं आता, बहुत कठिन है, उल्टा पुल्टा ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो आप कोशिश करके हार चुके हो लेकिन नहीं हो पा रहा, तो कुछ नहीं करना, उस एक को छोड़ दो, बाकी 9 को करके आ जाओ, बैलेंस शीट टैली होगी। एग्जामिनर से कहना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, एग्जामिनर जी हमारे उस एक एडजस्टमेंट का नंबर काट लीजिए, बाकी तो मुझे दे दीजिए। गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? यह है इस टेक्निक का जादू। अगर आप इसको सीख गए तो आप यकीन मानिए, आप जिंदगी में कभी भी फाइनल अकाउंट से आपको डर नहीं लगेगा। आंसर वो होगा जो आप डिसाइड करोगे, आप कह दोगे वो आंसर होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? नाउ अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन अब हम करेंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये भी इसलिए करवा रहा हूं सो दैट, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट करवा दिए, तो एक क्वेश्चन लास्ट में करवा देते हैं सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका और बिल्टअप हो जाए। क्योंकि एक बच्चा कह रहा था सर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हैं, ये मैंने लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, और ये मैं लेने जा रहा हूं आपके साथ। और यहां पर हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट मैंने पहले से नोट कर लिए थे सो दैट आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग चाहें तो इसका ना फ़ोटो क्लिक कर लें, क्योंकि नोट करने में टाइम लगेगा। मैंने कहा वो टाइम बचाना ही था, तो मैंने इसलिए इनको पहले से तैयार करके रखा सो दैट स्लाइड आपके सामने लाऊं और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करना शुरू करें। आप अपने पास इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ से देखते जाना और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्टडी मटेरियल में है ही, तो उसके बाद वहाँ से और ये एडजस्टमेंट आप लेते चले जाएंगे। ये एडजस्टमेंट हमने अपने खुद से तैयार किए हैं, तो इन एडजस्टमेंट को हमने लेना है। इसमें जो मतलब जो करवाए गए उनमें से 7-8 लिए हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का है, प्रीपेड सैलरी का है, बैड डेब्ट्स का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, एंड मैनेजर्स कमीशन है 10%। इस बार मैंने कोशिश की है कि टफ वाले एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाए, तो इसलिए सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए आपका, आपको लगे कि हाँ यार ये करने लायक चीज़ है और की जा सकती है और इतना कठिन नहीं है। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरुआत करें अपने क्वेश्चन की। हाँ,
है ना भाई। हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 5%। अब प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। एक हमें बनाना है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, 1 ट्रेडिंग 1 P&L। यहां से यहां तक मान लेते हैं हमारा ट्रेडिंग है, ठीक है दोस्त। और इसके नीचे वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओके ओके बोलते जाओ। और बेटा हियर हमने एक स्पेस रिजर्व कर दिया अपनी बैलेंस शीट के लिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज आवर व्हाट बैलेंस शीट। और इसकी डेट भी है, डेट क्या है 31 मार्च 22 ईयर एंडिंग। तो हम लोग इसकी डेट भी लिख लेते हैं बेटा। आओ बैलेंस शीट में डेट कैसे लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं पूरे साल का, इसीलिए ये एक दिन का नहीं होता है, इसीलिए बेटा इसका टाइटल बदल जाएगा। इसका टाइटल कैसे लिखेंगे, यस बोलो, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। मैंने अभी तक इसके बारे में बात नहीं की थी, आज आपके साथ चर्चा की है। डेट ऐसे लिखनी, प्रॉफिट पूरे साल का होता है और बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर लिखना है, पूरे साल का प्रॉफिट। हाँ, अब कुछ आइटम्स के नाम है वो फिक्स कर देने हैं। जैसे आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, इसका स्थान फिक्स कर देना है। और बताओ भाई किसका, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। अच्छा, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो देख रहे होंगे ये स्पेस रिजर्व करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हो। सेल्स, इसका स्थान फिक्स एंड सेल्स रिटर्न का भी स्थान फिक्स कर देते हैं। और हमें पता है बैलेंस शीट में हम किसका स्थान फिक्स करेंगे बच्चों, जी कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। नाउ अब जैसा कि हम करते आए हैं, जैसा सर ने सिखाया, सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एडजस्टमेंट हैं उसकी एंट्री पास कर देनी है। हाँ, मैं आपसे आज ये सजेशन दूंगा कि 2 एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करने चाहिए, ये बात आप याद रखना। एक तो डेप्रीसिएशन वाला एडजस्टमेंट और एक ये जो आपके 3 एडजस्टमेंट दिए हैं, बैड डेट्स वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। स्पेशली प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे एडजस्टमेंट पहले करने चाहिए, इसका कारण है, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए अब हम शुरुआत करें बेटा इसकी, है ना। चलो, पहला एडजस्टमेंट क्या है भाई, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा, जी फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों बताओ भाई पहले एडजस्टमेंट की एंट्री क्या बनती है, हाँ जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप देखो जिस तरह से आपको सिखाया है, आज ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको उसी अंदाज में करके दिखाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹50,000। दोस्तों हम सब ने इतनी प्रैक्टिस की है, जल्दी से सोच के बताओ, अगर याद नहीं आ रहा तो देख के बता दो। क्या एंट्री बनेगी बच्चों, वेजेस अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था पूरा। वाई दिस एंट्री, वाई दिस कोलाबेरी 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 में, वाई दिस। सो एक और एंट्री खत्म हुई, आउटस्टैंडिंग वेजेस। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड प्रीपेड सैलरी। आ जाओ भाई, प्रीपेड सैलरी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? हम सबको मालूम है प्रीपेड को हम डेबिट करते हैं, तो प्रीपेड सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट एंड टू सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 25,000। ये लो जी, ये लो जी, लो जी, लो जो, है ना। देन वी हैव व्हाट? 4 क्या है बेटा? बैड डेब्ट्स ₹50,000। हम सब ने इसको बढ़िया से सीखा था। ऑल ऑफ यू नो बैड डेब्ट्स की एंट्री बनती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बेटा पता है क्या, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इसकी अगर कर लो ना, आप यकीन मानो आपका अकाउंटेंसी का कॉन्फिडेंस 1000 गुना जंप हो जाएगा। आपको लगेगा आज मैं ऊपर आसमान नीचे, दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम हैं, है ना। प्रैक्टिस चाहिए बस। 4 हो गए। 5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट नहीं भरते हैं लेकिन एंट्री तो लिख सकते हैं ना जी बच्चों। एंट्री प्रोविजन की एंट्री उस दिन मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोविजन बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे चल के जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट भर देंगे, इसमें अमाउंट फिल कर देंगे। 5 एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या था? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसमें भी आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। केवल अमाउंट रह गया, ठीक है। अब आया 7 मैनेजर्स कमीशन। एंट्री तो फिक्स है, क्या बताई थी? कमेंट करके बताओ जी बच्चों। व्हाट वाज द एंट्री? एंट्री वॉज मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट टू, हम सबको बताइए सेम ईयर में पे नहीं हो पाता, इसीलिए आउटस्टैंडिंग रहता है। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी? आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और अमाउंट आपको पता है ये लास्ट में कैलकुलेट होगा, इसलिए अमाउंट इसका फिल नहीं कर रहे हैं। सो हमने कुछ नहीं किया बच्चों, सबसे पहला काम एंट्री बनाई। अच्छा एक और बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिख के ही करें। आपको अगर ओरली कर सकते हो तो मन में एंट्री सोची और उसकी फटाफट पोस्टिंग करनी शुरू कर दी। अब आप बिल्कुल इजीली फर्स्ट एडजस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। फर्स्ट एंट्री क्या है भाई? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हम सबको मालूम है इस एंट्री का डेबिट पार्ट हमारी एसेट में जाएगा, तो एसेट में आ जाओ, यहां पर आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक इस एंट्री का डेबिट पार्ट। मैं बिल्कुल तसल्ली से ये क्वेश्चन कराने वाला हूं आज। 2 लाख ये हुआ एंट्री का डेबिट पार्ट। अब आ जाओ बेटा एंट्री का क्रेडिट पार्ट। वी नोज दैट ये हमारा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इस एंट्री में हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? हम सबको मालूम है वी हैव 2 अकाउंट्स। तो एक काम करते हैं, हम अपने ट्रायल में चलते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
आप देखो क्या वेजेस अकाउंट है, आप कहोगे यस वी हैव वेजेस इन द ट्रायल। क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, ना जी ना, तो कोई बात नहीं, जो है वो ले लो। वी हैव वेजेस एज 10 लाख, तो एक काम करते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग में चलते हैं और यहाँ पर अपने ट्रायल से वेजेस उठा ली हमने, कितनी थी 10 लाख रुपए, है ना। और अब टाइम फॉर एंट्री, एंट्री क्या है, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बच्चों हमारी ट्रायल में वेजेस डेबिट है और एंट्री में भी डेबिट वेजेस डेबिट है, तो एंट्री का डेबिट पार्ट, ये डेबिट और ये डेबिट दोनों आपस में क्या करें, क्या करेंगे भाई जी, हम इसको ऐड कर देंगे। ये कौन सा पार्ट था एंट्री का, ये एंट्री का कौन सा पार्ट था बच्चों जी, ये एंट्री का डेबिट पार्ट था। अब आओ क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट पार्ट, क्रेडिट होता है या तो इनकम या लायबिलिटी, हमें पता है दिस इज नॉट अवर इनकम, तो हम इसको लायबिलिटी में ले जाते हैं। लायबिलिटी में ले जाकर के लायबिलिटी में जाके इसको यहां लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹50,000। ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। गुड मॉर्निंग, ठीक है, आसान है ना। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड क्या है, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, इस पे आ जाइए। क्या हमारे पास इनमें से कोई अकाउंट है, सर जी सैलरी है, तो ठीक है इसको ले लो। हम सबको पता है ट्रायल में सैलरी है और सैलरी हमारी कहाँ जाती है भाई, प्रॉफिट। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पर ऐड तो कर दिया था लेकिन इसका रीज़न नहीं लिखा। रीज़न नहीं लिखोगे तो कुछ तो लोग कहेंगे, तो रीज़न छाप दो। रीज़न क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना भाई। नाउ नेक्स्ट सैलरी, ट्रायल में सैलरी दी हुई है कितनी भाई, 10 लाख, है ना। अब यहां आ जाओ, आपकी एंट्री में डेबिट कहता है प्रीपेड सैलरी। एडजस्टमेंट करते समय दिमाग एकदम ठंडा, दिमाग एकदम कूल, कोई टेंशन नहीं, मोबाइल ऑफ, है ना। और फिर करो क्वेश्चन तसल्ली से, विदाउट एनी प्रेशर। प्रीपेड सैलरी मतलब मेरी एसेट, यानी डेबिट पार्ट तो एसेट में जाना है और क्रेडिट पार्ट खर्चा है, खर्चे का नेचर डेबिट होता है, लेकिन एंट्री बोल रही है क्रेडिट, तो हम क्या करें, इसको अपने खर्चे में से माइनस कर दें। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, कितना है भाई प्रीपेड 25,000, तो एक काम करते हैं डेबिट पार्ट को तो एसेट में चलते हैं, प्रीपेड सैलरी इसको हम एसेट में ले आए, और क्रेडिट है तो इसको कितना था भाई, कितना लिया था हमने 25,000 ना। बस ये ध्यान रखना है दोनों साइड इक्वल अमाउंट होना चाहिए। अगर अमाउंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो भाई साहब गई भैंस पानी में। आपसे पता है क्या होता है, आप या तो दोनों तरफ लेते नहीं, या एक तरफ कुछ और अमाउंट लिया, दूसरी तरफ कुछ और लिया, पता चला माइनस करना था प्लस कर दिया। अब जैसे यहाँ माइनस करना है, आप कोई प्लस कर दे तो कभी नहीं मिलेगी। ये आ गया 9,75,000। ये क्या था, ये एंट्री का क्रेडिट पार्ट था, लेकिन इसका रीज़न भी तो भरना पड़ेगा। वी हैव टू फिल द रीज़न। रीज़न क्या है, प्रीपेड सैलरी। बड़े प्यार से, बड़े स्मूथ से, बिल्कुल एकदम मखमल की तरह उठाओ एडजस्टमेंट को, इतने प्यार से, आजा आजा आजा। फिर देखो एडजस्टमेंट कैसे आपसे प्यार से बात करता है ना। एडजस्टमेंट के साथ आप बिल्कुल एकदम खेलना शुरू करो इजी से, फिर देखो क्या मज़ा आता है। आप कभी भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करने में ये मत सोचो कि मुझे स्पीड लानी है, आप तसल्ली से करो इसको, स्पीड तो अपने आप आएगी, आप याद रखो। अब आ गया हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट, क्या है भाई ये, बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर। अब इस एंट्री में कितने अकाउंट्स का नाम आया आप देखिए, वी हैव 2 अकाउंट्स, एक बैड डेब्ट्स और एक डेटर। तो हमें ट्रायल में जिस एंट्री को पढ़ रहे हो वो उसके अकाउंट्स ट्रायल में भी ढूंढने हैं। ये टेक्निक है, ट्रायल में ढूंढते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो जल्दी से ढूंढो, क्या इस ट्रायल में एक पूरे में बैड डेब्ट्स है। आप कहोगे ना जी ना, ट्रायल में बैड डेब्ट्स तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये ढूंढें क्या ट्रायल में डेटर्स हैं।
आप कहेंगे यस सर डेटर तो हैं, तो एक काम करो ट्रायल वाले डेटर्स को उठा लेते हैं। और हम सबको मालूम है कि जो डेटर होते हैं वो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आते हैं। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, डेटर्स 8,50,000, इनको हमने लिख के छोड़ दिया बेटे, इनको हमने लिख के छोड़ दिया। अब हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या है भाई, ये बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। अब इससे बात करो एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट बात करता है, क्या कह रहा है ये, बैड डेट्स डेबिट टू डेट्स। खुद सोच के देखो, बैड डेट्स डेबिट हुआ, ये डेबिट पार्ट कहाँ जाएगा? बैड डेट्स डेबिट पार्ट या तो एक्सपेंस होता है या एसेट होता है। हम सबको मालूम है कि बैड डेट्स डेबिट हुआ है मतलब ये हमारा लॉस है, यानी इसका जो डेबिट पार्ट है उसे हमें कहाँ ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सुनो, डेटर का नेचर होता है डेबिट, फिर से बोलें, डेटर का नेचर होता है डेबिट और एंट्री बोल रही है क्रेडिट, अपोजिट जा रहे हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसे हमें अपने डेटर से माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका डबल इफेक्ट डिसाइड हुआ कि हमें एक तो P&L अकाउंट में बैड डेट्स लिखना है, बैड डेट्स अमाउंट था 50,000, यह हमने एंट्री का डेबिट पार्ट ले लिया। आप करते समय अपने आप से बात किया करो, सर जी लोग हमें पागल बोलेंगे, बोलने दो, दुनिया में जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा वो पागलपन से ही पहुंचा है बेटे, हो जाओ पागल, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री का क्रेडिट पार्ट आया और ये हमने यहाँ लिख दिया, क्या रीजन था भाई, बैड डेट्स, है ना। ये कितना बचा भाई, ये बच गया हमारा 8 लाख रुपए। फिर से देखें क्या किया हमने, हमारी एंट्री थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हमने डिसाइड किया बैड डेट्स डेबिट वाला P&L में जाएगा और क्रेडिट वाला डेटर से माइनस कर देंगे। जब आप ऐसे एडजस्टमेंट्स को करें जिनमें स्पेशली आपको थोड़ा सा डर लगता है, उनकी एंट्रीज को 2 बार चेक करें कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। हार्डली 2-3 क्वेश्चन आपको ढंग से करने पड़ेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो जंप कर जाएगा आपका, कहीं से कहीं पहुँच जाएगा, आप कहोगे अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये है इन एंट्रीज का मैजिक। गुड मॉर्निंग। अब हम आगे के 3 एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करेंगे, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और एक मैनेजर कमीशन। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेना चाहिए। अगर और एडजस्टमेंट हो तो एडजस्टमेंट्स, और इंफॉर्मेशन ट्रायल की हो तो उनको भी लिखना है ना। अब एक काम करते हैं, अब हम ट्रायल में लाइन से, अब हम फ्री हो गए, अब हम ट्रायल में लाइन से पहली इंफॉर्मेशन से लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है बताओ जल्दी भाई, फटाफट जल्दी बताओ। व्हाट डू वी हैव, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। आ जाओ फिर, चलो भाई ट्रायल में चलो, सॉरी बैलेंस शीट में चलो। कैपिटल 10 लाख है, ये हमने 10 लाख लिख दिया, इसका स्थान फिक्स था। देन बच्चों वी हैव ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 21, इसको भी ले लो। ओपनिंग स्टॉक स्पेस फिक्स कर रखा है, बहुत आसान है। आप ये देखो ना कितना स्मूथ जर्नी है, कोई हैसल नहीं, हैसल फ्री, कोई अफरा तफरी नहीं, घबराहट नहीं, लाइन से चलते हो। कैश इन हैंड 144, हमें मालूम है ये एसेट है, एसेट जाती है बैलेंस शीट में। यहाँ आ जाओ भाई कैश। अब यहाँ पर चूंकि अभी आपको बैड डेट्स वाले एडजस्टमेंट करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर याद रखना डेटर्स के नीचे 3 से लेकर 4 लाइनें आप छोड़ के रखना ताकि उनको आप कर सकें। और यहाँ से आ जाओ, दिक्कत क्या है, यहाँ से लो, स्पेस बचा रहने दो। कैश इन हैंड, आपको इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट नहीं आता, सारी समस्या वहाँ से है, अदरवाइज ये इतना कठिन चीज़ नहीं है। नेक्स्ट मशीनरी 736, इसको ले लेते हैं एसेट्स में। यहाँ आ जाइए, मशीनरी 7,36,000, बिल्कुल सीक्वेंस से चलते जाओ। परचेजेस 18,20,000, ले लो इसको भी। आ जाओ भाई, परचेजेस
यहाँ ले लिया। देन बच्चों वेजेस ऑलरेडी ले चुके हैं, सैलरी ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना भाई। डिस्काउंट अलाउड 50,000, हमें पता है ये हमारा लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है। अभी ये बैड डेब्ट्स के नीचे हमें 2-3 लाइनें चाहिए होंगी, तो उसके नीचे लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, यहां से लेना शुरू कर दो। टू डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट था 50,000। इस क्वेश्चन में सारी फिगर्स, बड़ा अमीर आदमी है ये, नहीं, सारी फिगर्स 50,000। हाँ, नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000, वेरी इजी, ये भी गया। सुंदरी ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख, P&L में जाएंगे, आ जाओ, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, जो लिखा है वो लिख दो विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंस। देन वी हैव सेल्स 50 लाख, क्या बात है, 50 लाख सेल्स कहाँ जाती है भाई, ये देखो, देखो भाई देखो, इस स्थान फिक्स कर रखा है, ये भी आ गया, सेल्स 50 लाख, इसको भी खत्म करो। डेटर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, मैंने शुरुआत में बताया था आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर। लायबिलिटी में जाते हैं, लायबिलिटी में चलते हैं, बड़े प्यार से यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स। अमाउंट था 3,70,000। अगर आप लिखते समय किसी भी अमाउंट में गलती नहीं करते हैं और अमाउंट जहाँ लिखना है वहाँ लिखते हैं, आपका क्वेश्चन ऑलवेज टैली होगा एक बार में। सो फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, नियर टू एंड पहुँच रहे हैं इस क्वेश्चन के। आप ये देखिए, हमने स्टाइल की सारी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, राइट। अभी हमारे पास 3 एडजस्टमेंट बचे हैं, क्योंकि 2 डेटर्स के ऊपर बेस हैं और एक मैनेजर कमीशन है। मैनेजर कमीशन हमको पता है कि हमें सबसे लास्ट में लेना होता है, और प्रोविज़न हम लास्ट में क्यों ले रहे हैं इसका भी कारण है। जब क्वेश्चन वाइंड अप कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा इस बारे में कि हमें लास्ट में ही क्यों लेना चाहिए। तब तक आप कमेंट करके बताइए वाई वी शुड कंसीडर लास्ट। डेप्रिसिएशन एंड प्रोविज़न वाले जितने एडजस्टमेंट हैं इनको हमेशा लास्ट में लेना चाहिए। और अब टाइम है बचे हुए 2 एडजस्टमेंट्स को करने का। ये आ जाओ, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5। क्या लिखा था हमारा एडजस्टमेंट था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे याद है ये 10% था और ये 5% था। सो सबसे पहले आपको याद होगा सर ने बताया था हमेशा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाले एडजस्टमेंट्स के बाद हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना चाहिए, क्योंकि डाउट तो तभी करोगे जो हमारे हैं, जो हमारे हैं नहीं उन पे क्या डाउट करना। भाई 8,50,000 में से 50,000 तो पहले से बेवफा हैं, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं दे रहे, तो उन पे क्या प्रोविजन बनाना। डाउट किस पे करते हैं, जो हमारा है। हमारे डेटर्स कितने, 8 लाख। अब इसका 10%, 8 लाख का 10%, 10% 80,000, यानी आपकी एंट्री में आपका अमाउंट होगा, बोलो भाई कितना होगा जी, अमाउंट होगा 80,000 रुपये। क्या करें, इस एडजस्टमेंट का 2 पार्ट आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था, बताओ, याद करो याद करो याद करो। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री, अगर आपको याद हो तो, यू रिमेंबर दैट, हाँ याद है एंट्री। डेबिट पार्ट कहाँ जाना था बताओ, ये P&L कह रहा है, आपको याद होगा मैंने बताया था डेबिट पार्ट को P&L की डेबिट साइड ले जाना है, और क्रेडिट पार्ट को ऑप्शन 1 लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं, ऑप्शन 2 डेटर से माइनस करके दिखा सकते हैं। जो भी लोगे आंसर सेम आएगा। हाँ, बेस्ट तरीका होता है कि इसको डेटर से ही माइनस करके दिखाया जाए। क्यों, मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरह से। तो एक काम करते हैं, डेबिट पार्ट 80,000 रुपये, 8 लाख का 10%, 80,000, हमने डेबिट पार्ट यहाँ ले लिया, ठीक है भाई, ओके। और इसका रीजन छाप दो। रीजन क्या है, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स। ये कौन सा पार्ट हुआ बेटे? ये हुआ डेबिट पार्ट, है ना। इट इज डेबिट पार्ट। अब आ जाओ क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट पार्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 80,000 माइनस कर देते हैं। कितना बचा? ये बचा 7,20,000। ठीक है। और अब आपको याद होगा मैंने कहा था ये वाला जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला है, हमने इसमें 5% लिया था। ये हमेशा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को करने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट तो उन्हीं को दोगे जिनका पेमेंट आने वाला है। जिनका पेमेंट पहले से डाउट है उन पर क्या डिस्काउंट बनाएं। तो 5% प्रोविज़न बनाएंगे, लेकिन किसका? 7,20,000 का। और आपको पता होगा 7,20,000 का 5% होता है 36,000। सो दोस्तों ये एंट्री बनेगी 36,000 से। आप ये देखो कितना स्मूथ तरीके से ये काम चल रहा है। हाँ, और इसमें भी वही है डेबिट पार्ट, P&L की डेबिट साइड। यहाँ आ जाओ, मैंने कहा था इसको कभी भी ऊपर वाले के साथ मर्ज नहीं करना है, क्योंकि इनका और पीछे वाले का कैरेक्टर अलग है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 36,000, ये हुआ एंट्री का डेबिट पार्ट। और एंट्री के क्रेडिट पार्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, स्पेस कम पड़ रहा है, आप थोड़ा फैला के लिखना इसको। मेरी कोशिश होती है कि सब एक स्क्रीन पे आ जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। अब 7,20,000 आ गया। अब 7,20,000, हाँ, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, 7,20,000 माइनस 36,000, ये दोस्तों आ गया आपका 6 लाख। कितना आया? ये आ गया 6,84,000। इज इट क्लियर? ये बच्चों सारे एडजस्टमेंट ले चुके हैं एक्सेप्ट वन। हमें पता है मैनेजर्स कमीशन, उसको हम जब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलता तो सब तक कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अब एक काम कर लेते हैं हम जल्दी से फटाफट, आप जो फिगर्स हैं उनको आउटर कॉलम में लेना शुरू करते हैं। हाँ, ये आपका परचेज हो गया, ये आपकी सेल्स हो गई। और अब आप इसको एडजस्ट कर लो। टोटल 52 लाख, माइनस 18 तो 20 लाख, 20,000 माइनस 10,50,000 रुपये। सो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा 21,30,000। दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें पता है कहाँ ले जाना है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 21,30,000, है ना। उसमें हमारा जो टोटल आया 21,60,000 रुपये हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड का। उस 21,60,000 में से फ्रेंड्स हम माइनस करते हैं 9,75,000 रुपये, माइनस 1,30,000 रुपये, माइनस 36,000 रुपीज़, माइनस 6,50,000। और दोस्तों ये जो आया
ये अमाउंट आ गया 3,69,000। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, बट दिस इज नॉट द फाइनल नेट प्रॉफिट। दिस इज नॉट द फाइनल नेट प्रॉफिट 3,69,000। दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि अभी इसमें से कमीशन लेस होना बाकी है। सभी दोस्त बहुत ध्यान से देखना। ये हमने चूंकि अभी इस पे कमीशन निकलना बाकी है, इसलिए हमने इसको रफ में निकाला है। मतलब आप भी क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन खुद करने चलोगे और अगर मैनेजर कमीशन का पॉइंट आता है तो आप इस तरह से रफ में कैलकुलेट कर लोगे। और देन हमारा मैनेजर कमीशन, उसका अमाउंट वी नोज दैट 10% है। 10% कितना आया, 36,900। इसको माइनस कर देते हैं, है ना। अगर हम इसको माइनस करते हैं 3,69,000 माइनस 36,900, सो दोस्तों ये आ गया बेटा 3,32,100। दिस इज द प्योर नेट प्रॉफिट to be reported in the profit and loss account as net profit and to be shown in the balance sheet or on the liability side. So अब आपके पास दो चीज़ आ गई। एक तो सबसे पहले मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन की एंट्री हमारी बनी थी क्या, मैनेजर कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और ये एंट्री बच्चों कितने से बनेगी, अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसका अमाउंट है 36,900। ऐसे कैलकुलेट करना है। हाँ, अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। एक हिस्सा कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू मैनेजर कमीशन। इट वॉज 36,900 एंड आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 36,900। और फ्रेंड्स अब आपका नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख टू नेट प्रॉफिट 3,32,100। और यही नेट प्रॉफिट बच्चों यहाँ आ गया। और इसको टोटल करके जब आपने लिखा तो आउटर कॉलम फिगर्स आ गई हैं 13,32,100 रुपये। ऑल फिगर्स आर टैलीड। अब इसके बाद जब आप टोटल लगाओगे तो ये मैंने टोटल आपका पहले से लगा के रखा हुआ है। अगर आप टोटल लगाएं तो टोटल बच्चों यही आएगा। और इस तरीके से दोस्तों ये 7 एडजस्टमेंट जो हमने अपने आप क्रिएट किए थे, ये सारे एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यही है आपका फाइनल अकाउंट। दोस्तों ये एक ऐसी अप्रोच है, अगर आप फॉलो करें, आप यकीन मानिए ज़िंदगी में आप फाइनल अकाउंट में फंस नहीं सकते। एडजस्टमेंट्स क्या है, एडजस्टमेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यू जस्ट पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसके बाद करते चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा, है ना। सो उम्मीद है कि अब आप कर पाओगे, है ना। एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ सो दैट आप और कंफर्टेबल हो जाएं। अब आप फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं। कैसे भी एडजस्टमेंट आप ले लो। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको दे दूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ना। मेरी गलियाँ दोस्तों ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ना, मैं सोच रहा हूँ एक एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन इसके साथ में आपको 5-7 एडजस्टमेंट जोड़ के दे दूँ। करना चाहोगे, कोशिश करोगे? हाँ चलो, एक तो ये काम कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लेते हैं। लिखना शुरू करो जल्दी से। लिखिए रेफर टू इलस्ट्रेशन नंबर 12 और उसके साथ में आपके साथ एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। हम बुक वाले सारे एडजस्टमेंट इग्नोर कर रहे हैं, वो आप फिर बाद में अपने आप करते रहना उनको। क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। उसके बाद आफ्टर दैट
आप देखिए आपके पास सैलरी है तो सैलरी वाला एक एडजस्टमेंट मान लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000। थर्ड, go down rent, prepaid, go down rent। कोई फिगर ले सकते हैं, इसमें प्रीपेड ले लेते हैं 15,000 रुपये, 3 हो गए, 4 4 4 4, थोड़े ज़्यादा दे दूं चलेगा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़, परचेज है इसमें, परचेज कितनी है, हाँ बात बन गई। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर लॉस बाय फायर। Goods costing ₹50,000 were lost by fire and insurance company accepted only 80% of claim। जाना पहचाना है ना? हाँ? एक और लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग, ध्यान से लिखिएगा, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेल्स प्राइस ₹15,000, 15,000, सेल्स प्राइस ₹15,000, 15,000 were sold on approval basis। अप्रूवल बेसिस। कितने हो गए? 5। कुछ और ले लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स है, एक बार चेक करो, डू वी हैव बैड डेब्ट्स? शायद है, मैंने कहीं देखा था। हाँ, यस वी हैव 20,000 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है और प्रोविज़न भी है, आएगा मज़ा करने में। चलो लिख लो, लिखिए, लिख लो बेटे, लिख लो, बहुत शुभ दिन है बेटे। एडिशनल बैड डेब्ट्स ₹10,000। ऑलरेडी ट्रायल में बैड डेब्ट्स है और एक बैड डेब्ट्स और आ गया। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%। ठीक है, ये भी आ गया, ऑलरेडी प्रोविजन है आपके ट्रायल में क्रेडिट साइड। और एक और ले लेते हैं, मैनेजर्स कमीशन, अब ये भी कराया था 10%। फ्रेंड्स, दीज आर 8 एडजस्टमेंट टोटल। ये टोटल 8 एडजस्टमेंट हैं। मैं भी इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ और आपको मैं इसका, आप एक बार करके देखना, मैं कोशिश करूँगा कि इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ, सो दैट आप एक बार कंपैरिजन कर सको कि रियली आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, ये आप करेंगे, करके देखेंगे, भगवान ने चाहा तो आप बिल्कुल सही करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 के साथ करना है।
उसके जो अपने एडजस्टमेंट दिए हैं उनको छोड़ देना, वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना। आप इन 8 एडजस्टमेंट के साथ इसको करना। मैं चाहता हूँ कि इन एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस आपकी हो अच्छे से, है ना। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, कर पाएंगे। अब सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब आप जो इलस्ट्रेशन 12 है, जो एडजस्टमेंट मैंने दिए, पहले आप उसको करेंगे। उसके बाद आप जितने भी इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन हैं प्लस इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार ये आया हुआ है। आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से। मैं इसका भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके, जहाँ पर आपके डाउट जिन जिन पॉइंट्स में आप फंस सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स का मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए दूंगा। आप इनके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो आपके स्टडी मटेरियल के हर चैप्टर के अंत में दिए रहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे 3, 4, 5 क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इनको करके देखिएगा। जहाँ जहाँ डाउट्स आएंगे आप कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा। आपके पास मेरा नंबर है, वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर को अंत करने का वक्त आ गया है। हम इस चैप्टर को, जिसका पूरा नाम था फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मतलब ऐसे एंटरप्राइजेज जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हैं, उनका हिसाब किताब रखना था। तो ये हमने फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ किया। सो ये अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपके लास्ट 10 एग्ज़ाम्स, अब एक और काम कर सकते हैं, आपके लास्ट 10 एग्ज़ाम्स प्लस MTP एंड RTP रिविजनरी टेस्ट पेपर, वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप करिए। लास्ट 10 एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन करिए। यकीन मानिए, अगर आप प्रैक्टिस कर डालेंगे, आपकी स्पीड अलग लेवल पर पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास को वक्त ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकॉन दबाएं, सो दैट आपको आने वाले और वीडियोस जो बढ़िया आने वाले हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, बहुत सारा काम चल रहा है जो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।